हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वहाँ तक मैंने पढ़ा था। आज की क्लास में मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और आज की क्लास में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे आइंस्टीन साहब जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था उस पर रिलेटेड आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन पे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स में बताऊंगा। देन आफ्टर डैट मैं रेडिएशन प्रेशर पे जाऊंगा और उस पर कुछ फार्मूलाज होंगे उसको डिराइव करूंगा और इस क्लास के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके चलो भाई, तो देखो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, समझो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या। देखो सेटअप अगर आपको याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर सेटअप आपको याद है, इस तरीक़ा से सेटअप था। ओके, कुछ इस तरीक़ा से सेटअप था। ये कैथोड था और एक बैटरी से कनेक्टेड था। ओके, ये कैथोड था। ओके, और ये एनोड था। ओके जी, अब देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट फॉल करता था तो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इस प्लेट पे आते थे। अगर मैं चाहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं नहीं पहुँचने दूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचने दूँ, मतलब कैथोड से एनोड को मैं नहीं पहुँचने देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या कि इस दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दोनों के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं, सिमिलर वे में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर आप ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दूँ, मैं यहाँ तक पहुँचने नहीं दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं सारे इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर लूँगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ से कहाँ है, जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक लाई करता है। ओके राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन राइट हेयर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक जाता है। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं स्टॉप कर लेता हूँ, इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। बट उसके लिए मैं क्या करूँगा ताकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्टॉप कर दूँ, मैं यहाँ तक पहुँचने नहीं दूँ। क्या करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एनोड पे इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो क्या करना पड़ेगा, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from cathode to anode, क्या करना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड वी हैव टू अप्लाई negative potential to anode with respect to what, with respect to cathode। कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड के पास नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस negative potential इस एक रुक जाओ, समझ में आया। स्टॉप करने के लिए हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि मैक्सिमम
काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहली बार टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एक मिनट, ब्लर तो नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। राइट, आई थिंक इट इज राइट ना। सही है। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल। ध्यान देना, नेगेटिव पोटेंशियल टू एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ द नेगेटिव पोटेंशियल which stop the flow of photoelectrons having maximum kinetic energy, the negative potential which stop the flow of photoelectrons having maximum kinetic energy is called stopping potential. Is called stopping potential and it is denoted by V naught. तो देखो बेटा, आपको बेसिकली एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि द नेगेटिव, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड जाता है। अगर मैं मैं चाहता हूं कि उसे स्टॉप कर दूं, इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को मैं स्टॉप कर दूं, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा एनोड पे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। कितना नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, एंड नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा एनोड पे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। ओके, लेकिन अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर स्टॉप करने के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल विच वी हैव टू अप्लाई टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अंडरस्टूड। अब मैं आता हूँ, इसका इक्वेशन लिखता हूँ बेटा। अब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, आ जाओ, इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो स्टॉप करेगा उसको बोलेंगे क्या, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो इक्वेशन लिखेंगे भाई, वो ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट इज वेयर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग लिखते थे, E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई गलत नहीं है। अगर देखो इस इक्वेशन को हम लोग ये लिखते थे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा and this is hc by lambda naught, okay, and this is ev naught। अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखे इस तरीके से, तो v naught इज इक्वल टू hc बाई e इंटू 1 बाई लेमडा, hc by e upon 1 by lambda, and this is minus of hc by e into 1 by lambda naught. Okay, or you can say this is constant। तो अगर यहाँ से हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बेटा, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लेमडा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लेमडा, मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लेमडा। ये हो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड दिस इज 1 बाई लेमडा।
तो अगर देखो इस ग्राफ को अगर आपको प्लॉट करना है तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर ये y एक्सिस में है तो इसको लिखते हैं y एंड दिस इज m एंड दिस वन इज x mx एंड दिस इज माइनस c। ओके, तो अब हम लोग अगर ग्राफ बनाएं तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है ना। अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ देखो बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। एंड दिस इज बेसिकली 1 बाई लेमडा नॉट, एंड दिस इज बेसिकली 1 बाई लेमडा नॉट, एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली hc बाई e, hc बाई e लेमडा नॉट। दिस पॉइंट इज बेसिकली hc बाई e लेमडा नॉट। अंडरस्टूड? और ये समझ में आया, 1 बाई लेमडा नॉट होगा। एंड दिस इज बेसिकली स्लोप, एंड स्लोप कैन बी रिटन एज, यहाँ स्लोप क्या है, hc बाई e, स्लोप इज बेसिकली hc बाई e। तो इस तरीका का ग्राफ प्लॉट होगा। दिस इज द प्लॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लेमडा। ओके, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना। देखो अब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा ए वी नॉट के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज बेसिकली आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, चलो E इज इक्वल टू, E के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, एच एफ, एंड दिस इज एच एफ नॉट, दिस इज ई वी नॉट। अगर हम लोग इसको वेरी सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू एफ प्लस एच बाई ई इंटू एफ नॉट। ओके, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, सॉरी। तो अगर इसका प्लॉट हम लोग बनाएंगे तो सिमिलर प्लॉट आएगा जो पहले हम लोग बनाए थे। इसका प्लॉट अगर हम लोग बनाएंगे, दिस इज वी नॉट, दिस इज बेसिकली एफ। अगर हम लोग इसका प्लॉट बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इस तरीक़ा से ना। इसका प्लॉट अगर हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीक़ा से आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एफ नॉट एंड दिस इज वाट, दिस इज वाट, एच एफ नॉट बाई ई, एच एफ नॉट माइनस एच एफ नॉट बाई ई। ठीक है, और ये स्लोप क्या हो जाएगा, एम इज बेसिकली एच बाई ई। ओके, तो ये बेसिकली दो ग्राफ है, इस पे से पूछा जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन से इस पे पूछा जाता है ना। मैं उसे बता ही देता हूँ। अच्छा, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलो, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो भैया आगे हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन। मतलब आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन मतलब उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं, उस ग्राफ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन, हेडिंग डालिएगा आइंस्टीन TIEN होता है ना, आइंस्टीन या TEIN होता है शायद, TEIN, आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन। देखो स्पेलिंग अगर कहीं पे गलती होगा तो आप लोग देख लेना, है ना। आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सर लास्ट क्लास में मैं इस पर कुछ बात भी कर रहा था, बट लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं उस पर स्टॉप कर दिया था वहाँ पे। आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या है वो मैं समझो। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगा। तो आइंस्टीन का फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहना था, ऑन इंक्रीजिंग intensity
on increasing intensity of light, on increasing intensity of light, on increasing intensity of light, the photocurrent, the photocurrent, the photocurrent also increases, also increases. कह रहा है on increasing intensity of light the photocurrent also increases, or you can say photoelectric current also increases. अब देखो कैसे होगा भाई, तो क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स. अब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली वन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है, अप्रॉक्सीमेटली वन फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालता है. यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PEC फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना. यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल i, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब अगर इसका प्लॉट बनाते हैं हम लोग, मतलब इसका प्लॉट अगर हम लोग बनाते हैं, दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज करंट, तो जो इसका प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. ओके, इधर नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं होगा ना, इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं होता. चलो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट था. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट उनका क्या कहना है समझो. कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड पे किस तरीक़े से डिपेंड करेगा. कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड की वजह से उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, चलो सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं. ऑन इंक्रीजिंग the potential difference on increasing the potential difference between anode and cathode, between anode and cathode, between anode and cathode, on increasing the potential difference between anode and cathode, the photoelectric current increases. Photoelectric current increases, photoelectric current first increases, ऐसा लिखते हैं, first increases and then becomes constant, that constant current is called saturation current. अब देखो इसको अगर आप इस स्टेटमेंट के लिख लो, फिर देखो मैं बताता हूँ. इसका जो ग्राफ आएगा बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, ये है. ओके, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस V. ओके, तो क्या ग्राफ आएगा इसका कि पहले तो इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट. मतलब अगर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद बढ़ाओ या घटाओ उतना ही फोटो करंट फ्लो करेगा. मतलब जितना अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई कर दो कि सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहा है सारा का सारा अगर उसके पास पहुँच ही जाए, तो मतलब उसके बाद अगर तुम अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज भी करवाते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे अगर ये प्लेट है, ठीक है, इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के बीच में है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जा रहा है.
इसका मतलब अगर 1 वोल्ट अगर रहेगा तो सारा का सारा नहीं पहुंचेगा, 2 वोल्ट रहेगा तो कुछ ज़्यादा पहुंचेगा, 3 वोल्ट रहेगा तो कुछ और ज़्यादा पहुंचेगा, 10 वोल्ट रहेगा तो सारा का सारा पहुंचेगा। लेकिन अगर 11 वोल्ट अगर हम अप्लाई कर दें तो जो सारा का सारा तो पहुंच ही रहा था, 11 वोल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 20 वोल्ट कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारा का सारा वैसे भी पहुंच रहा था। मतलब उसके बाद करंट सेचुरेट कर जाता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है, एंड दैट करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। ओके, चलो भैया देखो, मतलब ये कहता है कि अगर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल अगर जीरो है फिर भी करंट होगा, पोटेंशियल अगर जीरो है फिर भी करंट होगा, पोटेंशियल अगर नेगेटिव है फिर भी करंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना होगा कि उसका पोटेंशियल बैरियर को तोड़ दे। तो उसका करंट कुछ इस तरीके से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, दिस इज आई नॉट, कैपिटल आई नॉट नहीं लिखते तो तुम लोग नहीं तो समझ जाओगे कि इंटेंसिटी है। यहाँ पे जाके देखो करंट क्या हो गया, सेचुरेट कर गया, और यू कैन से दिस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल पे आके करंट सेचुरेट कर गया। और यहाँ पे कहोगे सर नेगेटिव पोटेंशियल ये क्या है, तो दिस इज बेसिकली वी नॉट, दिस इज बेसिकली वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अगर इतना पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो तो करंट देखो क्या हो रहा है, जीरो। इतना पोटेंशियल अगर अप्लाई कर देते हो तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आया होगा, है ना। अब देखो क्या सर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण तो करंट इंक्रीज हो रहा है सर, एक समय पे आ रहा है कि कांस्टेंट हो जा रहा है, इंटेंसिटी पे तो करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी पे करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर इसी ग्राफ में मैं कहूँ ऐसा कि बनाओ ये PEC है एंड दिस इज पोटेंशियल ओनली, ओके, और ग्राफ बनाना है, दो इंटेंसिटी लेना, इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2। तो अगर पहले वाले इंटेंसिटी के कारण देखोगे तो मान लो फर्स्ट इंटेंसिटी के कारण कुछ ग्राफ इस तरीक़ा से आया, फर्स्ट वाले के कारण इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीक़ा से आया, ओके, समझ आया। और सेकेंड वाले के कारण जो ग्राफ मान लो कुछ इस तरीक़ा से आया, सेकेंड वाले के कारण मान लो कुछ इस तरीक़ा से आया, ये मान लो I02 है एंड दिस इज I01। अब देखो ये I2 है, इंटेंसिटी I2 एंड दिस इज इंटेंसिटी I1। अब बताए थे इंटेंसिटी के कारण करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। तो देखो करंट तो इंक्रीज कर रहा है बट वो भी जाके आगे कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करवा देता हर, ऐसा तो नहीं इंटेंसिटी लगातार इंक्रीज करवा ही रहा है, नहीं, इंटेंसिटी एक I1 इंटेंसिटी और एक I2 इंटेंसिटी है। मतलब एक फिक्स इंटेंसिटी किए उससे करंट मेजर किए, फिर दूसरा इंटेंसिटी किए फिर उससे करंट मेजर किए, दोनों का प्लॉट बनाया तो कुछ इस तरीक़ा से आएगा। आप देखो यहाँ पे अगर इसमें बताना रहेगा कि इंटेंसिटी किसका ज़्यादा है तो सिंपली तरीक़ा से बता सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1, क्योंकि I2 के कारण देखो सेचुरेशन करंट है जो ज़्यादा है, मतलब बहुत देर बाद जाके वो सेचुरेट किया। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही क्यों है, V0, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग क्यों नहीं हुआ, ये बोल सकते हो। तो देखो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, अगर इक्वेशन अगर आपको याद है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी या फिर लेम्डा ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी या लेम्डा ऑफ द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन द प्लेट। यहाँ तो इंटेंसिटी पे थोड़ी ना, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके। तो ये दोनों ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसका ये इस ग्राफ का मतलब V0 क्यों बताया, यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है इसलिए नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल पे भी करंट है, अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम करंट होगा, मतलब पोटेंशियल को आगे बढ़ाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं, देखो तो इस पॉइंट पे देखो पोटेंशियल बढ़ा है बट देखो करंट दोनों पे सेम है कि नहीं है। तो क्या होगा कि उसका कोई फिक्स पोटेंशियल होगा जिसके बाद बढ़ाने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब उस पोटेंशियल के बाद कोई करंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, ओके, समझ में आया। ये
एक ग्राफ मैं और बताऊंगा, है ना, एक ग्राफ मैं और बताऊंगा, एंड दैट ग्राफ इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ग्राफ। ओके, ये ग्राफ कुछ इस कॉन्सेप्ट को यहीं रहने देते हैं, सिर्फ ग्राफ इरेज करते हैं। ओके, कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से, क्या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से करंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? पहले बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से करंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, PEC फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आना चाहिए। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज कराओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा फॉल करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज़ डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा भैया। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल also depends on फ्रीक्वेंसी, जो कि पहले ग्राफ में मैं बता दिया हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में ले रहा था फ्रीक्वेंसी को, ये चीज़ें मैं बता दिया हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि अगर मेरे को ग्राफ बनाना है, सॉरी रेड पेन से मैं लेता हूँ एक्सिस, अगर मेरे को ग्राफ बनाना है, कुछ इस तरीके से, ओके, ये PEC फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही है, ओके, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे मैं वहाँ पे किया था दो तरह का, जैसे मैं वहाँ पे किया था कि दो तरह का इंटेंसिटी को लिया था, यहाँ पे मैं दो तरह का फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से तो करंट नहीं डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि पहला फ्रीक्वेंसी के कारण जो मैं लेता हूँ, तो मान लो ये है, दिस इज करंट, पहला फ्रीक्वेंसी के कारण करंट ये है, ओके, पहला फ्रीक्वेंसी के कारण करंट ये है। तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? V01, पहला के कारण ये है। अब क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब क्या होगा, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इक्वेशन देख लो ना, इक्वेशन क्या होता था कि HF इज इक्वल टू फाई, इसको रहने देते हैं, प्लस EV0, ओके। यानी कि ये तो कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये तो बढ़ना ही है, तो कांस्टेंट है यानी ये बढ़ना ही है। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ इधर हो जाएगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, दैट इज सैचुरेशन करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीक़ा से रहेगा, ओके, मतलब ये भी इस पे जाके ओवरलैप करेगा, ओके। दिस इज बेसिकली V02, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। मैं मानता हूँ थर्ड फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा, तो ये भी इंक्रीज करेगा और ये भी ग्राफ कुछ देखना, थोड़ा सा ग्राफ ये होगा, है ना, मतलब सेम फोटो करंट आएगा। अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो F3 इज़ ग्रेटर दैन
नेगेटिव पोटेंशियल की मैं याद कर रहा हूँ, F3 इज ग्रेटर दैन F2 इज ग्रेटर दैन F1, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये भी ग्राफ कभी न कभी पूछा जाता है। ओके, तो ग्राफ में 3 तरह का ग्राफ में डिस्कस किया, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से करंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट सिर्फ इंटेंसिटी पे इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। अंडरस्टूड? और भी कुछ नहीं। अगर वेवलेंथ बढ़ाने या घटाने से किस पे फर्क पड़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था। ओके, चलो भैया, ये अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो भी कॉन्सेप्ट था ख़त्म हुआ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं चलता हूँ मैटर वेव पे। बाकी क्वेश्चंस एक साथ आपके आएंगे, डोंट वरी। किस पे अब मैं बढ़ता हूँ? मैटर वेव पे। चलो भाई देखो, मैटर वेव हेडिंग डाला जाए भाई, मैटर वेव और यू कैन से डी स्मॉल होता है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ओके, मैटर वेव और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। मैटर वेव और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। ब्लर तो नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है। चलो, मैटर वेव एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। देखो भाई क्या है, बेसिकली डी ब्रॉगली साहब का कहना था कि कोई भी मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो मैटर जो है पार्टिकल नेचर का भी शो करेगा और वेव नेचर का भी शो करेगा। तो डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था उसको शो करके बताया कि ये वेव नेचर का शो करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे तो डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा, ठीक है, और ऐसे भी इस बार का 12th में हटा दिया गया सिलेबस से, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो मैटर वेव बेसिकली क्या है? एनी मैटर हैज़ momentum, yeah, you can say any matter has wavelength momentum associated with, you can say momentum associated with it। ओके, मोमेंटम होता है। अब देखो कैसे मोमेंटम होता है। तो हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से जानते हैं, E इज इक्वल टू mc²। ओके, E इज इक्वल टू mc² एंड E इज ऑल्सो hc/λ। दिस इज mc²। एक सी ने एक सी को मार दिया, दिस इज h/λ एंड दिस इज mc। मास इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम। सो P is equal to h/λ. This is the de Broglie wavelength. Here lambda is de Broglie wavelength. Here lambda is de Broglie wavelength. Okay. Here lambda is de Broglie wavelength. समझ में आया? E is equal to mc². E is basically written as hc/λ and m is equal to mc². C and C gets cancelled out and this is mc is equal to h/λ. MC can be written as P, so P is equal to h/λ, where lambda is de Broglie wavelength. Understood? तो ये था भाई h/p, that is de Broglie wavelength, और you can say lambda is equal to h/p. ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यानी
मैटर is associated with momentum, any matter has associated with any matter has momentum associated with it किसी भी मैटर के साथ मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, तो इसके कारण हम लोग ये इक्वेशन डिराइव कर पाए। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो भाई कुछ और पार्टिकल्स के हम लोग लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर और भी पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से मोमेंटम क्या होगा, है ना। तो देखो भाई, अगर आपको बोला जाए मोमेंटम ऑफ, अगर आपको बोला जाए मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, ओके, मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल, ओके, या मैटर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, मैं रेड ब्लैक पेन ही यूज करता हूँ क्योंकि इसका इंक ख़त्म हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली क्या होता है, p²/2m। p इज बेसिकली मोमेंटम, इसलिए p इज इक्वल टू √2km। 2km, k इज वेयर काइनेटिक एनर्जी, 2km, और यू कैन राइट दिस एज 2 × काइनेटिक एनर्जी × m। ओके, 2km। नाउ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज लेमडा e, तो क्या लिखेंगे भाई, h/p, एंड p इज दिस h/2 × काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 × काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 × काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो भाई, तो H इज इक्वल टू 2 × काइनेटिक एनर्जी, 2 × काइनेटिक एनर्जी को EV0 लिख सकते हैं, EV0 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सारे का वैल्यू रखोगे और 2 के, तो आ जाएगा बेसिकली √50/V, √50/V इन वोल्ट, ये वोल्ट में रहेगा, इन वोल्ट। इसका मतलब लेमडा E इज इक्वल टू 150 √150/V, और ये जो आएगा एंगस्ट्रम में आएगा, ध्यान रखना, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 150/V √1 एंगस्ट्रम में आएगा। ओके, चलो, तो ये आपको याद रखना चाहिए लेमडा ई। ओके, देखो, और भी अगर मान लो कोई पार्टिकल जो कोई टेम्परेचर पे है, तो वो भी, उसके पास भी मोमेंटम होता है, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी तरीक़े से किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम अगर आपको लिखना रहे, मतलब वेवलेंथ लिखना रहे, तो सिंपली h/2 × काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का लिखना है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी पुट कर देना है। ओके, या फिर EV0 यहाँ पे भी लिख सकते हो, है ना, और उसको भी सॉल्व कर सकता है। इसी तरीक़े से लेमडा अल्फ़ा इज इक्वल टू भी H/2 × काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, यानी 4 × मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता है ना, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता है। तो इस तरीक़े से इसको भी सॉल्व कर लोगे। अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है, कोई मैटर जो है, उसके पास टेम्परेचर T है, ओके, तो टेम्परेचर T होता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनी मैटर, एनी पार्टिकल हैविंग टेम्परेचर T, हैविंग टेम्परेचर T केल्विन, अगर T केल्विन पे है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं हम लोग, 3/2 स्मॉल k इंटू T। स्मॉल k इज वेयर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो हम लोग वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h/√2 × काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ द पार्टिकल। सो h/√2 × काइनेटिक एनर्जी के जगह पे लिख सकते हैं 3/2 स्मॉल k इंटू T इंटू मास, 2 ने 2 गेट्स कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू √3m स्मॉल k इंटू T। तो ये एक फार्मूला बन गया लेमडा, जब पार्टिकल
T टेम्परेचर पे रहेगा तो। ओके, तो ये बेसिकली कुछ फार्मूलाज थे जिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये सब सारे फार्मूलाज में दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जेई में भी क्वेश्चन पूछ चुका है एंगस्ट्रॉम। ओके, ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और ये सब सारे पे रेशियो में क्वेश्चन पूछता है। इस पर भी रेशियो पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू सेकेंड पार्टिकल विच हैज टेम्परेचर T1 T2, ऐसा कुछ दे देगा। मैं क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो ये मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर आपको हो गया है ना। अब मैं देखता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा, अगर वीडियो 40 मिनट का हो गया होगा, 45 मिनट का, तो मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा दूसरे पार्ट में, क्योंकि उसमें उसका लेक्चर कुछ अच्छा खासा लेक्चर 40 मिनट का लेक्चर जाएगा आपका। ओके, तो मैटर वेव या फिर ये सब सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग ना देख लिया। मैटर वेव का जो भी फार्मूला होता था, दिस ओके, दिस एंड दिस, तो ये सब सारे फार्मूलाज आप इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज बेसिकली क्या कहो, अगर एक चीज़ में देखो तो दिस इज बेसिकली एंड नथिंग। मास ऑफ प्रोटॉन जानते हो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻37, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27। तो इस तरीक़ा से आप लोग कर सकते हो ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.67 × 10⁻27 होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के जगह पे लिख सकते हो क्या, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। हीलियम न्यूक्लियस के क्या होता है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, दैट इज 4 × अल्फा। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग सेम होता है, तो 4 × मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो। ओके, अगर ये दोनों का रेशियो पूछ देगा तो आराम से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चार्ज भी 2 आएगा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा, यहाँ पे 1 ही प्रोटॉन आएगा, तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो बेसिकली इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट था ये, इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मैं अगले चैप्टर में देखता हूँ ये वीडियो कितना मिनट्स का हो गया है। ये वीडियो ऑलमोस्ट 42 मिनट्स का हो गया, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँ और फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, जिसमें रेडिएशन प्रेशर और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो कि जेईई एडवांस में उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। और इस वीडियो में आप लोग पूरा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आया होगा इस क्लास को करने में। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लोगों को बताएं इस क्लास के बारे में कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कोई जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बोर्ड सारे लेवल को कवर करते हैं। क्वेश्चंस का एक अच्छा संग्रह है, क्वेश्चंस का एक अच्छा कंपोजिशन है, अच्छे बुक से, अच्छे स्टडी मटेरियल से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप सब लोगों को बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।